नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था जेएसएससी के द्वारा जो एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 में आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसको लेकर जो मैंने वीडियो डाला था, तो उसी पे ये जो हैं प्रीतम कुमार सिंह, तो इनके द्वारा कमेंट किया गया था कि प्लीज़ सर झारखंड एसएससी या पीसीएस के लिए एक वीडियो डेली डालिए, ओनली झारखंड से रिलेटेड। तो जी हाँ प्रीतम जी, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी कोशिश है कि डेली मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ एक झारखंड का वीडियो। तो डेली मेरी कोशिश रहेगी कि डेली जो है झारखंड से रिलेटेड एक वीडियो कैसे भी करके अपलोड किया जाए। तो डेली जो है झारखंड का जो वीडियो होगा तो वो करीब 8 बजे के आसपास जो है 8 बजे रात में डेली अपलोड कर दिया जाएगा। तो 8 बजे रात को आप डेली जो है झारखंड का जो वीडियो है तो इसको देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जेएसएससी का जो एक एग्जाम हुआ था 2016 में, और ये एग्जाम था कक्षपाल प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा। तो जो ये कक्षपाल का एग्जाम हुआ था प्री का, तो उसमें जो भी झारखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सबसे पहले इसलिए करा रहा हूँ क्या, ताकि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है इसको देखें आप, और इससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। और एग्जाम जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किए हैं पिछले 2 दिनों में झारखंड का, तो उसमें से जो है मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है एग्जाम में, और ये 2 वीडियो से मुझे ये भी पता चला। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है जरूर देखें, डेली मैं अपलोड करा रहा हूँ। डेली रात को 8 बजे जो है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, और मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से जो है इन क्वेश्चन को मैं कवर करा सकूं। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चन है उन सभी को। तो सबसे पहला सवाल है, किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध है, तो भगवान बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। तो ये कौन सा जलप्रपात है? तो इसका नाम है जोन्हा जलप्रपात। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जोन्हा जलप्रपात। जो ये जोन्हा जलप्रपात है तो ये कौन सा जिला में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, रांची में, और इसी को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो जोन्हा जलप्रपात है ये रांची में कौन सा नदी पे ये गौतम धारा मतलब कि जो जलप्रपात है इसका निर्माण होता है? तो ये रांची में एक नदी है, राढ़ू नदी। ठीक है, राढ़ू नदी। तो इसी नदी में जो है इस गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण होता है, और इसकी ऊंचाई याद रखिए 17 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इसी राढ़ू नदी पे और एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है सीता जलप्रपात। तो ये भी याद रखिए कि सीता जलप्रपात ये भी रांची में है, राढ़ू नदी पे ही इसका भी निर्माण होता है। और सीता जलप्रपात का जो ऊंचाई है ये है 43 मीटर, और फीट में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 144 फीट। ठीक है, और यहाँ पे जो अदर 3 ऑप्शन है इसको डिस्कस करें तो हुंडरू जलप्रपात जो है तो ये जो है ये भी रांची में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये 74 मीटर है, और ये कौन सी नदी पे इसका निर्माण होता है हुंडरू जलप्रपात का? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे इसका निर्माण होता है। और वहीं पे जो दसम जलप्रपात है, तो दसम जलप्रपात जो है ये रांची में ये भी जलप्रपात स्थित है, और ये जो है कांची नदी पे इसका निर्माण होता है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है ये है 40 मीटर। और हिरनी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो है जैसे कि जो रांची जिला है, रांची जिला से जब आप चाईबासा जाएंगे रोड मार्ग से, तो इसी रोड में जो है यहाँ पे जो चाईबासा है तो ये पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा हिरनी जलप्रपात। तो रांची चाईबासा मार्ग में स्थित है हिरनी जलप्रपात, और जिला अगर पूछ लिया जाए तो जिला जो पड़ेगा ये पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। तो हिरनी जलप्रपात जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट जो है इस सवाल से आपको याद रखने हैं। अगला जो सवाल है वो है, जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद है ये कब बनाई गई थी? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है जैक।
जैक यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो ये झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल शॉर्ट में जैक कहलाता है और हिंदी से इसी को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कहा जाता है। तो ये जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1995 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1995। ये बना था आपका 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। तो 9 अगस्त 1995 को जो है जैक का गठन हुआ था। और ये जब जैक बना था तो इसका जो अध्यक्ष थे, तो ये बनाया गया था अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था इसका जैक का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष के रूप में सूरज मंडल को चुना गया था। तो ये दोनों नाम याद रखना है। शिबू सोरेन जो है जैक के अध्यक्ष बने थे और सूरज मंडल जो है जैक के उपाध्यक्ष बने थे। और जब जैक का गठन हुआ था तो बिहार के 18 जिलों को जो है, उस टाइम पे बिहार हुआ करता था, झारखंड तो 2000 ईस्वी में आया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो उससे पहले ही मतलब कि 1995 में ही इस संस्था का गठन हो गया था, ये झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का। तो बिहार के 18 जिलों को जो है इस जैक में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी को जो है कहा गया था, बहुत सारे लोगों ने जो है इसी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद को जो है आदिवासियों के हाथ में झुनझुना का नाम दिया था। तो इतना सारा फैक्ट जो है आपको इस सवाल से याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 जून 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामलों का शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड में विशेष न्यायालयों को अनुमोदित किया था? तो ये 2015 की बात है, मतलब कि 2016 में एग्जाम हुआ था ना, तो 2016 में एग्जाम हुआ था तो एक साल पहले का सवाल पूछा गया था। तो ये 2015 का है। तो ये जो विशेष न्यायालय बनाया गया था, अनुमोदित किया गया था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था। आपको पता ही होगा कि जो झारखंड है, तो झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले बहुत सामने आए हैं। जैसे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम था मधु कोड़ा, जो कि 4वें सीएम थे, 4th नंबर के सीएम मधु कोड़ा, तो उनको भी जो है भ्रष्टाचार के मामलों में जो है सजा मिला है। ये 2006 से लेके 2008 तक सीएम रहे थे मधु कोड़ा। और ये जो है झारखंड के पहले मतलब कि निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे मधु कोड़ा, जो कि भ्रष्टाचार के में पाए गए थे लिप्त, और उनको सजा हुआ है। इसी तरह से 2020 की ही बात है। 2020 में मतलब कि इसी दौरान 2006 से 2018 के दौरान एक मंत्री रहे थे जिनका नाम है एनोस एक्का। तो एनोस एक्का जो है, तो इनको भी 7 साल का जो है अभी हाल ही में सजा हुआ है, 2020 का ही बात है। तो 7 साल का सजा और 2 करोड़ रुपया जो है इन पे फाइन लगाया गया है एनोस एक्का पे। ये जो है 2006 से 2008 के दौरान जो है ये कौन सा मंत्री हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्री थे एनोस एक्का, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो ये याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है 4th नंबर का, ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर भी ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। मतलब कि जो आपका जो एग्जाम हुआ था आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2016, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और कक्षपाल का जो एग्जाम हुआ है 2016 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये सवाल फिर से देख लेते हैं कि जो झारखंड सरकार है, तो झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय कि सभी छात्राओं को कैप प्रदान करने का निर्णय लिया था। तो सभी छात्राओं जो है, जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं हैं, तो उनको जो है सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था टेबलेट देने का। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर टेबलेट। अगला सवाल है झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का ही एक टुकड़ा होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे लुंगी है, धोती है, अचकन है, भगवा है। तो झारखंड के जो लोग हैं तो इनके द्वारा जो है लुंगी भी पहना जाता है, धोती भी पहना जाता है। तो पुरुषों का जो सामान्य पोशाक है तो ये दोनों हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कपड़े का एक टुकड़ा, तो लुंगी भी कपड़े का एक टुकड़ा होता है और धोती भी एक टुकड़ा होता है। तो अगर आंसर देखें तो दोनों हो सकता है, लेकिन जो किताब में बुक में जो आंसर है वो है लुंगी। तो हम बुक को ही प्रीफर करेंगे और राइट आंसर जो हो जाएगा ये लुंगी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो सवाल है, जो झारखंड का जेल है, तो झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो जो चेतन महाजन है, तो ये बोकारो में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब कि हेड थे,
बोकारो में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला था 2012 में। ये मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आईआईटी का तैयारी करवाते हैं बोकारो में, तो उनमें जो है घोटालों में लिप्त पाए गए थे चेतन महाराज, और इसी के कारण से इनको जेल में डाल दिया गया था, बोकारो जेल में। तो बोकारो जेल में ही चेतन महाजन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था ये है आपका द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा द बैड, ये जो बुक है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो झारखंड में के जो भी मतलब कि व्यक्ति है जिनके द्वारा की बुक लिखा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, झारखंड करंट अफेयर से वो रिलेट करके रखिएगा, क्योंकि उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट से अगर हम रिलेट करें तो आप अभी याद रख सकते हैं, अभी एक पुस्तक लिखा गया है जो बोकारो स्टेट है, बोकारो स्टेट। तो बोकारो के जो अभी नए डीसी बने हैं जिनका नाम है राजेश सिंह, राजेश सिंह, ठीक है। तो राजेश सिंह के द्वारा अभी एक पुस्तक लिखा गया है पुटिंग आई इन द आईएस, पुटिंग आई इन द आईएस। तो ये बुक का नाम ये है, ये इसको याद रखिएगा, पुटिंग आई इन द आईएस। ये जो पुस्तक है ये बोकारो के डीसी राजेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। और राजेश सिंह जो है इसके बारे में याद रखिए, इनके बारे में, ये भारत के पहले दृष्टिबाधित आईएएस है, यानी कि देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस हैं, आईएएस, ठीक है। तो देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस हैं राजेश सिंह, और ये बोकारो के डीसी बने हैं। इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया था पुटिंग आई इन द आईएएस। और इसी तरह से और एक बुक याद रखें, झारखंड के लेखक है नीलोत्पल मृणाल। तो जो ये नीलोत्पल मृणाल है, तो इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है डार्क हॉर्स। तो इसको भी याद रखिए। और एक किताब का नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। तो ये जो पुस्तक है अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स, ये लिखा गया है अनग प्रकाश के द्वारा, अनग प्रकाश जो कि एक आईआईटीएन है, अनग प्रकाश। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, अनग प्रकाश। तो ये सारे बुक जो है आपको याद रखने हैं। चेतन महाजन के द्वारा लिखा गया द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, और बोकारो के जो डीसी है राजेश सिंह, जो कि देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस हैं, और इनके द्वारा लिखा गया पुटिंग आई इन द आईएएस। और नीलोत्पल मृणाल झारखंड के लेखक है, इनके द्वारा डार्क हॉर्स नाम का पुस्तक लिखा गया है। और एक आईआईटीएन है अनग प्रकाश, तो इनके द्वारा बुक लिखा गया अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। तो बुक से रिलेटेड ये सारे जो है आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है ना, तो वीडियो यूट्यूब में आपको ऑप्शन रहेगा स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा ले, 1.25 में कर ले स्पीड, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगला सवाल है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये झारखंड का कौन सा शहर है जिसको कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये है देवघर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, देवघर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर जो है इसकी स्थापना, देवघर जिला की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1981 ईस्वी में जो है ये जिला बना था देवघर। और ये कौन सा प्रमंडल में बनता है, मतलब कि कौन सा प्रमंडल के तहत आता है देवघर? तो ये संथाल परगना प्रमंडल के तहत आता है, संथाल परगना, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो है ये सवाल जो है मैं आपको मैप के माध्यम से देवघर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैप से अगर हम याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये देखिए मैप है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये है देवघर। देवघर के अगल बगल में कौन कौन सा जिला है ये भी देख लीजिए। देवघर के बगल में है, इधर है दुमका, इधर है जामताड़ा और इधर है गिरिडीह। तो देवघर जो है ये 3 जिलों से सटा हुआ है, दुमका से, जामताड़ा से और गिरिडीह से। और इस साइड में है आपका बिहार, तो बिहार को टच करता है देवघर जिला, ये याद रखिए। और देवघर के बारे में आपको क्या याद रखना है, देवघर जो है ये बना था आपका कब? 1981 ईस्वी में बना था। और ये कौन सा प्रमंडल के तहत आता है? तो देवघर जिला जो है यहाँ से देखिए, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो है आपका कट जाएगा, इधर वाले जितने भी जिले हैं ना, तो ये सारे के सारे जो है आपका संथाल परगना प्रमंडल पड़ जाता है, संथाल परगना। तो संथाल परगना प्रमंडल के तहत स्थित है देवघर। संथाल परगना में और कौन कौन सा जिला है? देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया और साहेबगंज। ये टोटल 6 जिले हैं जो कि संथाल परगना में आता है।
और देवघर में कितना अनुमंडल है, तो देवघर में जो अनुमंडल की संख्या है ये कितना है, तो अनुमंडलों की संख्या देवघर में 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो प्रमंडल जो है ये कितना है, तो प्रमंडल की संख्या टोटल 10 है। सॉरी, प्रमंडल नहीं, ब्लॉक, प्रमंडल नहीं, ये ब्लॉक होगा, ठीक है। तो देवघर की स्थापना 1981 में हुआ था। संथाल परगना प्रमंडल के तहत आता है। इसमें अनुमंडलों की संख्या 2 है और ब्लॉक की संख्या यानी कि प्रखंड की संख्या 10 है। और विधानसभा क्षेत्र कितना है देवघर में, तो देवघर में विधानसभा क्षेत्र जो है इनकी संख्या 3 है। और देवघर जो जिला है तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है 2477 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ का जो देवघर का जो जनसंख्या है ये है 14,92,073। 14,92,073 जनसंख्या है देवघर जिला का। और जनसंख्या घनत्व जो है देवघर का ये है 602। और जनसंख्या वृद्धि दर कितना है देवघर का, 28.03%। और जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में जो है देवघर 5वें नंबर पे है, ठीक है। झारखंड का ये 5वां जिला है, मतलब कि जिसका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है देवघर का, तो देवघर का लिंगानुपात है 925। और यहाँ देवघर जो जिला है तो देवघर का जो साक्षरता दर है यह है 64.85%। अब देवघर जो है तो यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर आप लोग को देखने को मिलता है, तो जो मतलब कि जो दार्शनिक स्थल है घूमने लायक, तो इनमें याद रखिए एक है तपोवन, देवघर में तपोवन है। और देवघर में ही वैद्यनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ धाम मंदिर, भारत फेमस, पूरे भारत में फेमस है वैद्यनाथ मंदिर, जिसका निर्माण जो करवाया था ये पूरनमल के द्वारा किया गया था। और देवघर में ही जो है आपका युगल मंदिर देखने को मिलेगा, युगल मंदिर। और इसी युगल मंदिर को जो है नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, नौलखा मंदिर। और देवघर में ही जो है आपको त्रिकुट पर्वत देखने को मिलेगा, जहाँ पे पूरे झारखंड में जो है त्रिकुट पर्वत में ही मतलब कि रोपवे का सुविधा जो है देखने को मिलेगा। मतलब कि पूरे झारखंड में जो रोपवे का जो सुविधा है ये त्रिकुट पर्वत में ही है एकमात्र। और देवघर में जो है कौन कौन सा मेला लगता है, एक है बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला, फिर है एक श्रावणी मेला। श्रावण के महीने में जो श्रावणी मेला लगता है तो वो देवघर में ही लगता है। और बुढ़ई मेला, 2 मेला याद रखना है। और क्या याद रखना है, और भी कुछ आएगा तो और आगे के वीडियो जो अपलोड होंगे उनमें बता दिया जाएगा। तो इतना देवघर के बारे में जो है याद रख सकते हैं। अगला जो है ये देखिए, अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। तो ये 4 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये कौन सा है जो कि झारखंड में स्थित है, तो ये होगा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हजारीबाग जो है ये हजारीबाग जिले में ही स्थित है। और हजारीबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976। तो ये तिथि याद रखिए, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में अस्तित्व में आया था। और बाकी यहाँ पे जो है कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये जो कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं होगा बल्कि कोलेरू बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभ्यारण्य। तो कोलेरू जो पक्षी मतलब कि अभ्यारण्य है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। और जो कोलेरू झील है तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पे स्थित है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है असम राज्य में, असम में। तो इतना सारा फैक्ट जो है यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला जो है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्न में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन है तो इसके लिए झारखंड सरकार ने कौन सी कंपनी के साथ जो है GCA पर हस्ताक्षर किया है, तो ये कौन सा कंपनी है, तो ये है गेल, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल। तो इसी के साथ जो है इसी के साथ जो है झारखंड सरकार ने समझौता किया है गेल कंपनी के साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो पाइपलाइन है तो इसके बारे में कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो ये जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन है तो जगदीशपुर पड़ता है आपका यूपी में।
और हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो यूपी से वेस्ट बंगाल का हल्दिया के बीच में जो है एक पाइप बिछाया जा रहा है और उस पाइप के माध्यम से जो है अब गैस जो है गैसों का ट्रांसफर होगा। जैसे कि जो एलपीजी गैस होते हैं जो सिलेंडर में हम यूज करते हैं, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सड़क मार्ग का यूज किया जाता है और टैंकर के माध्यम से उसको ले जाया जाता है। उससे जो है उसका क्या होता है, एलपीजी का जो कॉस्ट है तो उसका भी जो है कॉस्ट मतलब कि इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उसका जो प्राइस है गैस का तो वो बढ़ जाता है। अब ये जो है पाइप के माध्यम से जाएगा तो ये जो कॉस्ट है कॉस्ट भी घट जाएगा और इससे क्या है लोगों तक जो है सस्ती गैस उपलब्ध होगा लोगों को। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है इसको शॉर्ट में कहा जाता है JHBDPL प्रोजेक्ट। ठीक है, JHBDPL प्रोजेक्ट। जे से हो जाएगा जगदीशपुर, H से हल्दिया, B से बोकारो, D से जो है ये धामरा और PL मतलब कि प्रोजेक्ट लाइन। ठीक है, सॉरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो ये जगदीशपुर यूपी में पड़ जाएगा, H से हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में, B से बोकारो और D से है धामरा। इसका एक मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन। ठीक है, JHBDPL लिखा हुआ है। तो ये जगदीशपुर जो है ये यूपी में पड़ेगा। देखिए यूपी बिहार होते हुए ये फूलपुर के माध्यम से जो है ये हजारीबाग में झारखंड में इंटर करेगा ये गैस पाइपलाइन, और यहाँ से फिर जो है बोकारो के माध्यम से ये हल्दिया की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इधर से इंटर करेगा हजारीबाग होते हुए, ये बोकारो होते हुए हल्दिया चला जाएगा और यही बोकारो से जो है फिर इधर से जो है इधर उड़ीसा को जोड़ा जाएगा, उड़ीसा तक जाएगा। तो उड़ीसा में जो जगह जोड़ा जा रहा है उसका नाम है धामरा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस तरह से जगदीशपुर यूपी होते हुए ये पाइपलाइन जो है आएगा। उसके बाद जगदीशपुर मतलब कि एक तो यूपी स्टेट से गुजरेगा, फिर बिहार स्टेट से गुजरेगा, फिर झारखंड में प्रवेश करेगा, फिर ये वेस्ट बंगाल में जाएगा, इसके बाद फिर ये उड़ीसा को भी जोड़ा जाएगा। और जब ये वेस्ट बंगाल में कवर होगा उसके बाद इसको जो है असम तक भी बढ़ाने का जो है तीसरे चरण में फैसला लिया जाएगा। मतलब कि 3 चरण में इसको कंप्लीट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट को। पहला चरण में यूपी बिहार को जोड़ा जाएगा, तीसरा चरण जो है इसमें झारखंड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जोड़ा जाएगा, और तीसरा चरण में असम तक जो है इस पाइपलाइन को बढ़ाया जाएगा। तो इतना सारा फैक्ट जो है याद रखिएगा। और इसी योजना को जो है इसी को PMUG योजना भी कहा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, और इसका शुरुआत 2015 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा त्योहार झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो ये कौन सा त्योहार है? तो ये है छठ पूजा। छठ पूजा ज्यादातर झारखंड में उतना फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बिहार के लोग निवास करते हैं और छठ पूजा झारखंड में भी अब जो है धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है और लोगों के बीच में मतलब कि ये त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है। तो इसको साल में 2 बार मनाया जाता है। मार्च में जो मनाया जाता है उसको कहा जाता है चैती छठ, और नवंबर में भी मनाया जाता है। तो इतना जो है ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला सवाल है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो झरनों का शहर जो है ये कहा जाता है आपका रांची जिला को। तो जो रांची है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। अब देखिए जो रांची है तो रांची के बारे में जो है कुछ फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा फैक्ट? झारखंड का जो राजधानी है ये रांची हो गया, और रांची जिला जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। और इसमें प्रमंडल की संख्या जो है प्रमंडल जो है ये रांची जिला जो है ये कौन सा प्रमंडल के तहत आता है? तो ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत आता है रांची। और रांची में जो है अनुमंडल की संख्या 2 है, और जो ब्लॉक की संख्या है यानी कि प्रखंड, तो प्रखंड की संख्या 18 है। और रांची जिला जो है तो इसमें विधानसभा क्षेत्र जो है 7 विधानसभा क्षेत्र आता है। और झारखंड का ये जो है मतलब कि
ये जो रांची है तो झारखंड में मतलब कि सबसे ज्यादा जो विधानसभा क्षेत्र है तो ये इसी जिला में है, रांची में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है ये रांची जिला में आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्या क्या याद रखना है, रांची की स्थापना 1899 में हुआ था। ये दक्षिणी छोटा नागपुर के तहत आता है प्रमंडल में। इसमें अनुमंडल की संख्या 2 है और प्रखंड की संख्या 18 है और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र रांची में ही है। और कितनी है, तो इनकी संख्या 7 है। और इसको झरनों का शहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रांची में जो है हुंडरू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, फिर है जोन्हा फॉल जिसको कि गौतम धारा फॉल के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे जो है सीता जलप्रपात भी है, फिर सुनवा जलप्रपात है। तो बहुत सारे मतलब कि जलप्रपात है रांची में, तो इसी के कारण से इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील कंपनी जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया था, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ये बोकारो स्टील प्लांट जो है तो इसी को देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बोकारो में स्थित है बोकारो स्टील। और जो ये बोकारो स्टील है तो इसके बारे में क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट जो है तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में याद रखिए। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था और कौन सा देश की मदद से? तो ये रूस देश की मदद से हुआ था। 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और ये अगर पूछ लिया जाए कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र है बोकारो स्टील प्लांट, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था? तो ये है 3rd पंचवर्षीय योजना यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो का जो है निर्माण किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट का 1964 ईस्वी में। सॉरी, शायद मैंने बता दिया आपको, बोकारो का जो गठन हुआ था ये 1964 में नहीं हुआ था। बोकारो का जो गठन है ये हुआ था आपका 31 मार्च 1991 ईस्वी में। तो बोकारो जिला बना था 31 मार्च 1991 ईस्वी में। और लेकिन जो बोकारो का जो ये जो स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, तो इसका गठन हुआ था 1964 ईस्वी में रूस की मदद से, ये ध्यान रखिएगा। और बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरा पंचवर्ष योजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को भी जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। आज का वीडियो में कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया, आशा है कि अगला वीडियो से जो है नहीं होगा। तो आज के वीडियो में नहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।